वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी शेयर लर्निंग। तो कल मेरे क्लाइंट से बात हो रहा था। तो क्लाइंट ने बताया उसके किसी फ्रेंड ने उसको कॉल दिया है कि निफ्टी अगले एक साल में करीब 30,000 चला जाएगा। तो वो काफ़ी एक्साइटेड है इस मैटर को लेके। तो मेरे पास आया, पूछा कि सर, मैं अगर निफ्टी फ्यूचर खरीद लेता हूँ एक साल के लिए तो मुझे काफ़ी भारी भरकम प्रॉफिट हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो? तो मैम ने बोला, अच्छा बात है, लेकिन आप क्यों खरीदना चाहते हो निफ्टी को ही? जब निफ्टी बुलिश रहेगा तो सब स्टॉक्स भी बुलिश रहेंगे। बोले सर, कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉक नहीं करेगा, कौन सा सेक्टर परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, ये सब तो मुझे उतना जानकारी है नहीं। तो इससे अच्छा है कोई भी परफॉर्म कर ले, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो मैं निफ्टी को ही खरीद लेता हूँ, झमेला खत्म। तो उसके दिमाग में पहले ही आया कि निफ्टी फ्यूचर खरीद लूँ मैं। तो निफ्टी फ्यूचर खरीदने के लिए उसको कितना मार्जिन चाहिए? तो उसने ये पूछने पर मैंने बताया कि अभी के डेट में जो चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 12% मार्जिन से ही निफ्टी फ्यूचर खरीद सकते हैं आप। मतलब 22,500 इंटू 50, उसका जो 12% होता है करीब 1,27,30,000 के आसपास, जो पैसा होने से ही आप निफ्टी फ्यूचर खरीद सकते हैं। वो बोला ठीक है, तो मैं खरीद लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, आप खरीद सकते ही हो, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स है, डिसएडवांटेजेस है, क्या आप जानते हो? तो मैंने उनसे ये पूछने पर उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं जानता। तो क्या क्या फैक्टर्स है, उसने मुझे वापस पूछा। तो मैंने पूछा, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो मार्जिन 12% है, ड्यू टू वोलाटिलिटी और एनी रीज़न, वो मार्जिन कल जाके चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है। तब जाके आपको फर्दर फंड एलोकेट करना पड़ेगा। आपके पास उतना फंड है? उसने बोला नहीं सर, नहीं है, फिलहाल तो मैं एक ही लॉट ले सकता हूँ, हाँ हल्का 2-5 हज़ार अगर मार्जिन बढ़ा तो ठीक है। हम बोला ठीक है। सेकेंडली, हम मैंने बोला कि मार्केट में करेक्शंस आ सकते हैं, मालूम है? बोला हाँ। तो मैंने बोला जनरली 10 to 12% करेक्शंस इज नॉर्मल। तो आप अगर 12% मार्जिन देके निफ्टी फ्यूचर को खरीद रहे हो, कल जाके 12 से 15% करेक्शन मार्केट में आता है, करेक्शन आता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो क्या होगा, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है एक फ्यूचर के ऊपर, उतना ही लॉस तक ब्रोकर वेट करेगा। जब आपका मार्जिन के आसपास आ जाएगा, वो तुरंत आपको नॉक करेगा, या तो फर्दर फंड एलोकेट करने के लिए जो आपके पास है नहीं, और अगर फंड आप एलोकेट नहीं कर पाए तो आपका माल वो मार्जिन कॉल डाल के स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो आपका लॉस बुक हो जाएगा 10-12% का। 10-12% मतलब आप समझ लो, आज के यहाँ से 22,500 से 10-12% मतलब 2,600 पॉइंट, 2,600 इंटू 50 मतलब 1,30,000, जितना आपने लगाया पूरा नुकसान में चला गया। अभी देखा गया उसी के तुरंत बाद निफ्टी घूम के ऊपर चला गया, तो आप माथा पकड़ के बैठ गए कि मेरा पैसा भी गया, मेरा फ्रेंड का प्रेडिक्शन भी ठीक रहा। तो क्या करना है, आपके पास फंड नहीं है, प्लस समझ लीजिए करेक्शन नहीं भी हुआ तो भी क्या क्या दिक्कत हो सकता है। एक तो आप कितना बार खरीदोगे? इन जनरल अगर आप मंथली वाइज कैरी फॉरवर्ड करोगे फ्यूचर को, तो 12 महीने में 12 बार आपको फ्यूचर खरीदना बेचना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो आपको 12 इंटू 2, 24 बार ब्रोकरेज देना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, 24 बार आपका फ्यूचर एंड अंडरलाइंग प्राइस में जो डिस्काउंट एंड प्रीमियम है उसको झेलना पड़ेगा। समझ लीजिए आज के डेट में अगर हम देखने जाएंगे तो समझ लीजिए निफ्टी है अराउंड 12,400, लेकिन मार्च फ्यूचर का फ्यूचर चल रहा है 12,500, 480 के आसपास, तो करीब 80 रुपया प्रीमियम में। वेर एज अप्रैल का चल रहा है 12,000 या 22,540 के आसपास, 140 रुपये के प्रीमियम में। और मई का चल रहा है 12,780 के आसपास, तो मतलब 380 रुपये प्रीमियम में। तो मतलब आज अगर आप मई वाला फ्यूचर खरीदने जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रीमियम में खरीदना पड़ेगा। और ये प्रीमियम जनरली जब मई मंथ आएगा तब तक डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब तब जाके आप देखोगे कि डिस्काउंट या प्रीमियम 80-100 रुपए के आसपास ही है, आपका 200 रुपये का नुकसान हो गया। तो ऐसा अगर आप क्वार्टरली वाला खरीदोगे तो 4 क्वार्टर का 480, 320 पॉइंट का आपका, 300 इंटू 4, 1,200 पॉइंट का आपको नुकसान हो जाएगा, जिसका करीब करीब 60,000 वैल्यू होता है, जो आपका मार्जिन कॉल को चांसेस और बढ़ा देगा, नंबर वन। प्लस ब्रोकरेज वाला भी मैंने बताया। तो ब्रोकरेज फिर भी चलिए, आप 3 महीने का एक फ्यूचर लोगे तो एक साल में
4 फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ब्रोकरेज 24 टाइम की जगह 8 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट और प्रीमियम मिसमैच को आप कैसे हैंडल करोगे? तो उसके लिए आपको काफ़ी और ज़्यादा कैपिटल का एलोकेशन ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मैंने बताया 60,000, अगर ये डिस्काउंट प्रीमियम के चलते आपको एक्स्ट्रा नुकसान हो सकता है, तो मतलब आपका कैपिटल भी 130,000 से बढ़ के 190,000, 1,90,000 प्लस ब्रोकरेज डल के 2 लाख का कैपिटल एलोकेशन का ज़रूरत हो गया, और 12% मार्जिन के लिए। प्लस इससे हो जाएगा क्या, आपका रिकरिंग कॉस्टिंग बढ़ेगा, कैपिटल शॉर्टफॉल हो जाएगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है। तो ये सब फैक्टर्स है जो आपको काफ़ी फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली प्रेशर में रखेंगे अगले 1 साल के लिए, अगर आप निफ्टी फ्यूचर को लॉन्ग टर्म में इस प्रोसेस से होल्ड करने जाओगे। हालांकि प्रोसेस खराब नहीं है, प्रोसेस ठीक ठाक है। अगर सब कुछ फेवर में रहा, आपके पास कैपिटल रहा, आपका प्रेडिक्शन सही रहा, आप इससे अच्छा खासा गेन कर सकते हो। समझ लीजिए यहाँ से निफ्टी 2000 पॉइंट चला गया ऊपर, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड में आपको एक एक्स्ट्रा कैपिटल मिल जाएगा हाथ में, जिससे आप खरीद सकते हो। लेकिन वो कैपिटल भी तब जाके आपका जो मार्जिन है तब वो भी बढ़ जाएगा। इससे डिपेंड करता है। प्लस ड्यू टू वोलाटिलिटी और एनी सर्टेन रीजन, अगर एक्सचेंज ने मार्जिन को 12% के बढ़ा के 20% कर दिया, तब जाके आपको फर्दर फंड एलोकेट करना पड़ेगा। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा ये सब सिचुएशंस के लिए। जैसे आप देखते हैं ना, स्टॉक मार्केट में जब भी क्रैश होता है, इनिशियली तो फॉल छोटा रहता है, लेकिन बीच में एक वायलेंट ब्लडबाथ हो जाता है ड्यू टू दिस मार्जिन कॉल, क्योंकि सबके पास फ्यूचर अगर लॉन्ग पोजीशन में है, वो लोग फंड एलोकेट नहीं कर पा रहा है, तो ब्रोकर हाउसेस इमीडिएटली उन लोगों का पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है, जिसके वजह से रैंडम सेलिंग होता है और ब्लडबाथ हो जाता है मार्केट में। एक मार्जिन कॉल करके मूवी भी है हॉलीवुड का, वो देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सब समझाने के बाद उसने बताया कि सर 40% का एप्रिसिएशन, मैं ज़्यादा ग्रीडी तो नहीं होना चाहता, लेकिन कम से कम मेरे पास जो कैपिटल है उसका 40% भी अगर मेरा बन जाता, क्या कोई और उपाय नहीं है कि इससे मैं ऐसे करूँ, ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहता। मैंने तब बोला कि हाँ ज़रूर है, लेकिन आप लेस ग्रीडी रहोगे तो आप निफ्टी के ऊपर भी कमा सकते हो। आप 10% 12% डाल के 100% का क्रीम एंजॉय करना चाहोगे, तो आपको 100% का टेंशन, फंड एलोकेशन, सब कुछ लेना पड़ेगा। और अगर आप 40% नॉर्मल रिटर्न से ही खुश हो आपके कैपिटल के, तो आपका बाकी हेडेक भी काफ़ी घट जाएगा। तो उसके लिए द वन एंड ओनली प्रोसेस इज निफ्टी बीस। तो निफ्टी बीस ये कौन सा खेत के मूली है? तो निफ्टी बीस है एक ईटीएफ। तो ईटीएफ क्या होता है? फिर एक सवाल, निफ्टी बीस भी क्या होता है? बीस क्या है, मधुमक्खी है कि क्या है? और ईटीएफ क्या है? देखिए, बीस जो है ये बेंचमार्क एक्सचेंज स्कीम को शॉर्ट में बोला जाता है बीज। ये भी एक ईटीएफ ही है, लेकिन ये पर्टिकुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट में ये वर्ड यूज होता है बीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं निफ्टी बीज, बैंक बीज, गोल्ड बीज, ऐसे हैं। तो ये बीज क्या है? ये एक्चुअली एक शेयर है जो 1/10 या 1/100 ऑफ अंडरलाइंग वैल्यू, समझ लिए निफ्टी है 22,500 में, तो निफ्टी बीज आपको मिलेगा 2250 में, प्लस माइनस। तो वो आप एज ए शेयर के तौर पे खरीद सकते हो। और ईटीएफ किया है, ईटीएफ ये निफ्टी बीस जैसे मैंने बोला कि इंडियन मार्केट के लिए यूज होता है। ईटीएफ इंडियन मार्केट एज वेल एज ग्लोबल मार्केट। ये ईटीएफ का लॉन्च हुआ था 1993 में फर्स्ट टाइम, जब S&P 500 यूएस में इंट्रोड्यूस किया था ईटीएफ। तो ईटीएफ इज एक्चुअली म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक। ये डेफिनेशन तो नहीं है, लॉजिकली ये होता है। म्यूचुअल फंड जैसे एक फंड है जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंस है, जैसे आप समझ लीजिए मिड कैप फंड्स फंड, म्यूचुअल फंड में वो मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगाता है। मिड कैप स्टॉक्स बढ़ता है तो उसका नैब बढ़ता है, मिड कैप स्टॉक्स गिरता है तो उसका नैब गिरता है। तो आप उसको खरीद के लोअर प्राइस में खरीद के ऊपर बेचते हो तो आपको प्रॉफिट, नीचे बेचते हो तो लॉस। और स्टॉक क्या है? स्टॉक और म्यूचुअल फंड, स्टॉक मतलब शेयर्स, जैसे आप ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज में कर सकते हो। तो ईटीएफ एक ऐसा फंड है जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जिसको आप थ्रू ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हो, और ये आपके डीपी अकाउंट में रहेगा।
तो इसलिए ईटीएफ को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड फर्स्ट स्टॉक। तो इसका ईटीएफ जैसे मल्टीपल वैरायटीज होते हैं, जैसे इंडेक्स ओरिएंटेड हो सकता है जैसे निफ्टी बीस, बैंक बीस, गोल्ड बीस। सेक्टर ओरिएंटेड हो सकता है जैसे पीएसयू बैंक ईटीएफ। मतलब बैंक बीस में भी दो है, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है। तो ये समझ लीजिए आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पीएसयू बैंक्स में करना है, जैसे रिसेंट डेज लार्ली हुए। तो आप पीएसयू से बैंकिंग सेक्टर के ओरिएंटेड जो ईटीएफ्स हैं उसको खरीद सकते हैं। कॉमोडिटी बेस्ड होते हैं, डाइवर्सिफाइड होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, बॉन्ड ओरिएंटेड होता है। तो ये ओवरऑल ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट इंडेक्स, डिफरेंट कॉमोडिटी, इवन स्टॉक स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। वेरएज बीज मतलब जो बेंचमार्क इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी, गोल्ड, बैंक, ये सब के ऊपर बेस करके होता है। तो उसको हम लोग इंडियन शेयर मार्केट में बीज बोलते हैं, निफ्टी बीज, बैंक बीज, ये मधुमक्खी नहीं है। तो ये सबको कैसे खरीदा जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि आप अगर म्यूचुअल फंड खरीदोगे, कहाँ से खरीदोगे? किसी ब्रोकर हाउस या किसी म्यूचुअल फंड एजेंट। एक्चुअली ब्रोकर हाउस तो स्टॉक मार्केट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स नहीं बेचता है, वो लोग एजेंसी ले लेते हैं वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, तो एज ए एजेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। और ईटीएफ्स क्या है, वो ओपन मार्केट में ट्रेड होता है, जिसको आप ओपन मार्केट में जैसे रिलायंस, टाटा, आईटीसी का शेयर खरीदते हो, हर एक मिनट में टिक मूवमेंट होता है, उसी हिसाब से ईटीएफ का भी होता है, उसी हिसाब से आप ईटीएफ को खरीद सकते हो। वो आपका डीपी अकाउंट इंटरडे कर सकते हो, वो आपका डीपी अकाउंट में जाएगा, अगर होल्ड कर लिए तो बाद में आप बेच सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस एंड कॉमन्स ऑफ बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। तो हम लोग देखेंगे कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज क्या क्या है। जैसे देखिए, बाई एंड सेल के लिए आप ऑन एन एक्सचेंज थ्रू आउट द डे, जैसे एनएसी और बीएसई में, समझ लीजिए आपको निफ्टी बीस खरीदना है, आप एनएसी में खरीदिए, दिन में कभी भी खरीदिए, कभी भी बेचिए, इंटरडे खरीदिए, डिलीवरी बेस्ड खरीदिए, आपके ऊपर। whereas म्यूचुअल फंड्स थ्रू म्यूचुअल फंड कंपनीज या उनके एजेंट के थ्रू ही आप खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। सेल्स चार्जेस, ऑर्डिनरी ब्रोकरेज चार्ज के अलावा इधर ईटीएफ में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। whereas आपका लोडिंग फीस, रिडेम्पशन फीस, एएमसी चार्जेस, ये सब लगता है म्यूचुअल फंड के लिए। ईटीएफ के लिए कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता है। समझ लीजिए आपको एक निफ्टी बीस खरीदना है, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपको एक निफ्टी बीस खरीदने के लिए आज के डेट में 225 से 30 रुपए होने से आप एक निफ्टी बीस खरीद सकते हो। वायरस आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे तो वहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट फिक्स है हर एक फंड के लिए, तो वो लेना पड़ेगा। तो हेयर इज नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बर्डन इन ईटीएफ। एक्सपेंस रेशियो, ट्रेडिशनली एक्सपेंस रेशियो लो होता है, क्योंकि यहाँ पे टोटली ये अपना बेंचमार्क इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा रिसफलिंग नहीं पड़ना पड़ता है, बाई सेल ब्रोकरेजेस ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आता है, सेल रिडेम्पशन चार्जेस नहीं होता है, ऑन लोडिंग चार्जेस नहीं होता है, फंड मैनेजर का जो चार्ज है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। वेरएज पूरा म्यूचुअल फंड में ये सब कुछ एप्लीकेबल होता है। लिक्विडिटी कम ट्रेडिंग, जैसे आप यहाँ पे इंटरडे ट्रेड कर सकते हो, स्पेशल ट्रेडिंग ऑर्डर भी पॉसिबल है, जैसे स्टॉप लॉस, लिमिट प्राइस, ये सब दे सकते हो यहाँ पे। और म्यूचुअल फंड में जो है, यहाँ पे स्पेशल ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी रेस्ट्रिक्टेड, और ओनली आपका एंड ऑफ द डे जो प्राइस रहेगा उसी के ऊपर आपका, जैसे आपने आज म्यूचुअल फंड सेल करने का डिसाइड किया, तो आपका एंड ऑफ द डे जो म्यूचुअल फंड का नैव रहेगा उसी के ऊपर आपका सेल प्राइस डिसाइड रहेगा। तो अदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? परचेस एंड सेल्स शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट डू नॉट इफेक्ट सिक्योरिटी प्राइसेस, डू नॉट इम्पैक्ट टैक्स एफिशिएंसी, डू नॉट ट्रिगर कैपिटल गेंस, ये सब नहीं लगता है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो है, कौन सा फाइंड बाई सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है। इम्पैक्ट ऑफ फंड स्नैप एंड रिटर्न्स, कैपिटल गेन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। एंड इफेक्ट ऑन फंड्स टैक्स एफिशिएंसी, अगर फंड को, जैसे ये फंड बन रहा है और ये ईटीएफ
फंड ने इतना ज़्यादा पैसा लगाया, तो वो फंड के ऊपर आप जितना भी कम पैसा लगाओ, समझ लो आपने 20,000 लगाया लेकिन फंड ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, अभी फंड का प्रॉफिट 1 लाख के ऊपर जाएगा तो उसमें एलटीसीजी एप्लीकेबल हो जाएगा। वेरएज आपका प्रॉफिट आपने लगाया ही 20,000 है, वो 40,000 गया तो आपका एलटीसीजी एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन फंड क्या करेगा, वो एंटायर एलटीसीजी को एज पर यूनिट सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो आप बिना एलिजिबल हुए भी आपको एलटीसीजी का भुगतान करना पड़ेगा। वेरएज इधर जब आप में अपना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करोगे ईटीएफ में, तो आपको कितना गेन हो रहा है, वो 1 लाख के ऊपर है कि नहीं एक साल में, उसके ऊपर एलटीसीजी एलिजिबल है कि नहीं है, वो सब फैक्टर आ जाता है। तो ये प्रॉफिट आपको इधर माने ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी जो है, ये जो फंड लगा रहे हैं तो समझ लीजिए निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 का जो ईटीएफ है वो क्या होता है, एज शुरू सिर्फ निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें ही उसके वेटेज के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका डेली अपडेट आपको मिल जाता है। वेयर एज आपका म्यूचुअल फंड में कौन सा शेयर्स में फंड मैनेजर ने पैसा लगाया, कौन सा शेयर सेल किया, कौन सा शेयर बाई किया, ये सब आपको क्वार्टरली ही अपडेट मिलेगा। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड एज देयर इज नो नीड, अच्छा ठीक है। ये तो हो गया बेसिक डिफरेंसेस। तो यहाँ पे और एक चीज़ जो मेंशन नहीं है मैं आपको बताता हूँ, तो इसके एक बड़ा एंगल है। आप देखिएगा हर एक साल एक एक म्यूचुअल फंड ज़्यादा पॉपुलर होता है, कभी एक्सिस का, कभी यूटीआई का, कभी कोटक का, अभी जैसे क्वांट का काफ़ी अच्छा चल रहा है डिमांड मार्केट में। तो ये क्यों होता है, तो कभी कभी एक स्पेशल स्कीम आता है जो टाइम में अच्छा हिट हो गया, प्लस कभी कभी अच्छा फंड मैनेजर आता है जिसका एनालिटिकल पावर सब कुछ अच्छा है, तो इसलिए रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो ये फंड मैनेजर कितना एफिशिएंट है उसका परफॉर्मेंस के ऊपर आपका म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा। समझ लीजिए मैंने एक्स वाई जेड एक 3 फंड है म्यूचुअल फंड जो मिड कैप ओरिएंटेड है, तो मैंने एक्स में पैसा लगाया, आपने वाई में लगाया और किसी ने जेड में लगाया, तो मेरा रिटर्न तो अच्छा खासा हुआ लेकिन आपका उस हिसाब से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका फंड मैनेजर जो जो स्टॉक्स खरीदा वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या आपका फंड मैनेजर, देखिए मैं किसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, जो भी फंड मैनेजर बनते हैं वो काफ़ी रेस्पेक्टफुल होता है, काफ़ी एफिशिएंट होता है, एटलीस्ट मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है वो लोग। लेकिन क्या होता है, उनका पिक किया हुआ स्टॉक सर्टेन टाइम में काम नहीं किया कि किसी दूसरे का कर गया, तो उसके लिए उसका रिटर्न ज़्यादा है, तो आपका रिटर्न इनडायरेक्टली फंड मैनेजर का एफिशिएंसी, स्टॉक पिकिंग एबिलिटी और वो स्टॉक का परफॉर्मेंस, ये तीनों में के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हेयर एज ईटीएफ में आपने चूज करना है, आपका अगर एनालिसिस सही रहा, वो परफॉर्म किया, आपको गेन मिलेगा, परफॉर्म नहीं किया तो किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये टोटली आपके हाथ में है। जैसे आप रिलायंस खरीद रहे हो, अचानक से वो डबल हो जाता है तो फुल क्रेडिट गोज टू यू, अगर नहीं बढ़ता है डिस्क्रेडिट भी आपका है। सिमिलरली ईटीएफ में भी वही चीज़ होता है। तो ये है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस। अभी म्यूचुअल फंड और ईटीएफ तो समझ लिए हम, तो डिफरेंस क्या है, तो मेन अगर निफ्टी हमको खरीदना है लॉन्ग टर्म में, तो जैसे आपको एनएससी साइट में ही मिल जाएगा ईटीएफ का, जैसे यहाँ पे ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का लिस्ट मिल जाएगा, गोल्ड का भी मिल जाएगा, निफ्टी ईटीएफ का भी मिल जाएगा। तो पहले हम लोग निफ्टी ईटीएफ देख लेते हैं। तो निफ्टी ईटीएफ जितना भी है देखिए एनएससी में, आप देखिएगा ये सब जो 245, 251, 242, 247, 245 ये सब है 3 डिजिट वाला, डेसिमल फिगर्स को हम छोड़ दे रहे हैं, ये सब है आपका 1/10 100 ऑफ अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ निफ्टी। और कुछ कुछ है और भी डेसिमल फिगर में है, और जैसे ये वाला देखिए 2500 में है, मतलब ये 1/10 में है। तो आप बोलिएगा तो 90% ही है आपका 100, ये परफेक्ट है। और आप ये सोच सकते हैं कि अभी निफ्टी चल रहा है 22,500 में, तो इसका 251, 242, 247 कैसे हो गया। सो देखिए पहले तो अंडरलाइंग वैल्यू है, दूसरा चीज़ इसके साथ आपका नैप भी एडजस्ट होता है, और थर्डली जो है जो वाला ईटीएफ का बाइंग इंडिविजुअल, जैसे हम लोग ऑप्शन कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, कोई भी ऑप्शन कॉल पुट हो उसका प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो वैसे ही आपको मिल जाएगा
ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर के एग्जांपल को देखें कि वाई अंडरलाइंग वैल्यू से डिफरेंस होता है ईटीएफ प्राइस में। तो जैसे हम लोग ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोबेबल माने कितना डेज टू एक्सपायरी, कहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है, कहाँ पे अंडरलाइंग वैल्यू है, वोलेटिलिटी, सब कुछ को कैलकुलेट करके एक प्रोबेबल प्राइस ऑफ ऑप्शन, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, उसको निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बाइंग स्प्री रहता है तो कॉल पुट का प्राइस वो प्रोबेबल प्राइस से ऊपर रहता है, और अगर बाइंग स्प्री कम हो तब जाके नीचे जाता है। बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू दूसरा जो जो काम है वो तो अपना नॉर्मल है। तो उसी हिसाब से जब अंडरलाइंग वैल्यू जो है प्लस उसके साथ नैब एडजस्ट करके, ऑपरेशनल कॉस्ट एडजस्ट करके जो प्राइस रहेगा, उसके बावजूद जो प्राइस थोड़ा हायर साइड में है, समझ लीजिए वो वाला ईटीएफ को बाई करने का इंटरडे, चाहे हो चाहे शॉर्ट टर्म में हो, बाइंग स्प्री चल रहा है, मतलब उसमें बाइंग ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो आईडीएफसी का निफ्टी ईटीएफ है वो आज 1.29% प्लस है, मतलब 0.54% चेंज हुआ है पिछले डे के क्लोजिंग से। वेरएज एलआईसी का जो निफ्टी ईटीएफ फंड है वो फ्लैट है, और कोई कोई देखिएगा कि 0.32% डाउन भी है। तो ये आधा 1% जो प्लस माइनस है, ये डिपेंड कर रहा है ये पर्टिकुलर ईटीएफ में बाइंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए ये प्लस में है। मतलब ये 245 होना चाहिए, लेकिन इसको हमको खरीदना ही है तो हम 247 में भी खरीद लेंगे। तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इससे थोड़ा ही इंटरडे मूवमेंट में आधा परसेंट ऊपर नीचे होता है, लेकिन ओवरऑल ये अंडरलाइंग वैल्यू के साथ कोरिलेशन मेंटेन करके ही चलता है। आज जाके ये फंड का बाइंग स्प्री है, कल जाके दूसरा फंड का होगा, तो ये चेंजेस विद टाइम। तो हम एक चार्ट देखेंगे जहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे ये निफ्टी बीज है। निफ्टी बीज बोले तो यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी बीज जो 248.67 आज का ओपन था, ये देखिए ये नेगेटिव में ही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल आप देखिएगा निफ्टी के चार्ट में, ये निफ्टी बीज 2002 में चालू हुआ था, ठीक है। निफ्टी जैसे जैसे चला, ये ऑरेंज लाइन जो निफ्टी बीज है वो वैसे वैसे ही चला। तो ऐसा नहीं कि आप 25 रुपए ज़्यादा दे रहे हो तो आपको 25 रुपए कम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर कल जाके निफ्टी आज आपका 22,500 है, उसके जगह 245 है, तो कल जब 30,000 होगा तब उसको 300 होना चाहिए, तो 300 के जगह 325 रहेगा या उसके आसपास रहेगा। तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, मेन आपको परसेंटेज ओरिएंटेड रिटर्न मिलता रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में अगर मेरे को निफ्टी खरीदना है, जो मेरे क्लाइंट ने पूछा, मेरे पास 1,30,000 एक दिया 1.5 लाख रुपया है, तो वो क्या कर सकता है। मैं अगर उसके जगह पे होता तो आज के डेट में मुझे यहाँ पे समझ लीजिए निफ्टी 250 रुपया करके मिल रहा है अप्रोक्स, मैं और थोड़ा बढ़ा के ही बोल रहा हूँ ब्रोकरेज पकड़ के। तो 250 रुपया करके करीब करीब 600 पीस के आसपास मेरा हो जा रहा है निफ्टी 20। तो क्वांटिटी डज नॉट मैटर, आपके पैसे में जितना आएगा आएगा। तो ये जब तक निफ्टी जीरो नहीं हो जाता है, आपको कोई एक पैसा मांगने नहीं आएगा कि भैया मार्जिन कॉल है, ये है वो है। जैसे आप कोई अगर येस बैंक का शेयर्स 120 में खरीदा रहता और बीच में जब 20 रुपए आया था, कोई मांगने गया था आपसे पैसा? नहीं पैसा मांगने गया था, क्योंकि आप लॉस में चल रहे हो, आपका पैसा है, आप लॉस में चल रहे हो, मैं कौन होता हूँ आपसे मांगने वाला। लेकिन फ्यूचर में एक्सचेंज मांगेगा, ब्रोकर मांगेगा पैसा। तो यहाँ पे अगर निफ्टी 20 आप 2500 में 250 में खरीद रहे हो, तो कल जाके 15% करेक्शन हो जाता है, समझ लो 15 क्या छोड़ा 50% करेक्शन हो जाता है, तो आपका 250 रुपए वाला निफ्टी 20 आ जाएगा 125 रुपए में। लेकिन आपको कोई मार्जिन कॉल नहीं होगा, आपका 125 वाला निफ्टी 20 वापस नेक्स्ट 2-3 साल में जब रैली होके निफ्टी 30,000 जाएगा, तब जाके वो 325 चला जाएगा। तो आप किसी भी लॉन्ग टर्म में जब किसी स्टॉक को उसके कॉन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करके उसके फ्यूचर आउटलुक को पढ़ के खरीदते हो कि बीच में उतार चढ़ाव होगा लेकिन ओवरऑल 5 साल में इधर जाएगा, तो उसी हिसाब से आप निफ्टी 20 को भी खरीद सकते हो कि निफ्टी अगर इतना जाना है तो इतना जाएगा। तो वही है, अगर मेरा इधर होना है कि निफ्टी
22,500 से 15,000 आ जाएगा अगला 2 महीना में, समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई किसी भी तरह का कोई लेवल्स यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं है, ये टोटली हम लोग ईटीएफ प्लानिंग के लिए ये वीडियो है। यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो 30,000 वाला टारगेट हो, चाहे करेक्शन वाला बात हो, चाहे 15,000 लेवल का बात बोल रहे हैं, सब कुछ एग्जाम्पल के लिए है, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, ये किसी भी तरह का एनालिटिकल प्रेडिक्शन नहीं है। तो हम लोग समझ लीजिए 22,500 में निफ्टी है, यहाँ से अगर 50% नीचे गिरता है तो 11,000 में आ जाएगा, तो ये 250 वाला निफ्टी 20 भी 125 में आ जाएगा, समझ लीजिए। उसके बाद एक साल में नहीं हुआ, अगले 1.5 साल में निफ्टी 30,000 चला जाता है, तो निफ्टी 20 भी 325 में चला जाएगा। तो भले ही टाइम ज़्यादा लगे या सेम टाइम लगे, आपको जो रिटर्न मिलना है मिलेगा, उसके लिए आपको ब्रोकरेज, मेंटेनेंस फीस कुछ भी नहीं खर्चना है। जस्ट आप एज अ स्टॉक इसको खरीदेंगे, खरीद के ऊपर जाएगा, ऊपर से आपको बेनिफिट है कि इसका जो डिविडेंड है, ये जो फंड है निफ्टी स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है, तो उससे तो उसको डिविडेंड भी मिल रहा है, तो जब आप सेल करोगे तो उसका डिविडेंड भी एक प्रोपोर्शन आपको मिल जाता है एडिशनल बेनिफिट के तौर पे। ठीक है, तो ये है निफ्टी बीज, ये है ईटीएफ जो हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे खरीद सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल मैं देता हूँ जो करंट डेट में बहुत अच्छा वैलिड है। अगर आप लास्ट 6 महीने का देखोगे, 6 या 1 साल का ही देख लो आप, निफ्टी बैंक इंडेक्स, निफ्टी बैंक इंडेक्स लास्ट 1 साल में कितना परफॉर्म किया? 2023 मार्च में 38,880, मतलब 39,000 के आसपास था बैंक निफ्टी। उससे वो अभी तक जो हाई गया अराउंड 47,000 या 48,000, मैंने 9,000 पॉइंट, ओवरऑल 25% रिटर्न दिया है बैंक निफ्टी ने 1 साल में। लेकिन बैंक निफ्टी तो अकेला सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेके नहीं है, बैंक निफ्टी में प्राइवेट सेक्टर के साथ पीएसयू बैंक्स भी हैं। तो अगर हम पीएसयू बैंक का कोई भी ईटीएफ पकड़ लेंगे, जैसे निफ्टी पीएसयू इंडेक्स को ही पकड़ लेते हैं, तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स पिछले 1 साल में हम 23 मार्च से अगर पकड़ते हैं, तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स था 3500 के आसपास, जो अभी है 7400, मतलब मोर देन डबल। तो अगर समझ लीजिए आपने ये प्रेडिक्ट करके रखा था कि अभी पीएसयू बैंक परफॉर्म करेगा, तो उस हिसाब से आप बैंक भी खरीद लेते तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता 25% तक। वेयर एज अगर आपको जानकारी होता और आपने पीएसयू वाला कोई ईटीएफ में लगाया होता, जैसे यहाँ पे निपॉन इंडिया ईटीएफ पीएसयू बैंक 20, ये पर्टिकुलर पीएसयू बैंक में ही लगाता है, तो यहाँ पे देखिए ये ईटीएफ का दाम तब था 39 और अभी चल रहा है 82, मतलब ये भी मोर देन डबल हुआ। तो ये मजा है आपका ईटीएफ का, कि मेरे को बैंक बिज में ये सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा है और ये सेक्टर अच्छा लग रहा है। मतलब बैंक बिज बाप हुआ, उसका दो संतान हुआ, एक हुआ प्राइवेट बैंक, एक हुआ पीएसयू बैंक। अभी प्राइवेट बैंक रुका रहेगा, पीएसयू बैंक परफॉर्म करेगा। तो आपको कैसे खरीदना है, आपको पीएसयू बैंक का ईटीएफ खरीदना है, ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट होगा। प्लस इसमें आपको फ्यूचर्स को अवॉइड करना है, तो आपको समझ लीजिए 1 साल में 100% रिटर्न दे दिया। तो ऐसा ही अगर आपको निफ्टी के जगह ऐसा कोई सेक्टर लगता है कि निफ्टी आगे चल के ऐसा कर सकता है, निफ्टी में ये वाला इंडेक्स, तब जाके आप उसमें लगा सकते हो कि हाँ मैं ये वाला ईटीएफ को ट्राई करूँ निफ्टी में, जितना इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें। समझ लीजिए कल जाके आपको लगा कि पीएसयू बैंक का काम खत्म हो गया, तो अभी हमको प्राइवेट बैंक वाला ईटीएफ में लगाना है, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। तो अगर इसमें हम देखें, इसमें अभी तो अच्छा खासा कुछ बुलिशनेस नहीं दिख रहा है, तो इसमें अभी अगर समझ लीजिए आपको लगता कि हाँ यहाँ से प्राइवेट बैंक काफ़ी ऊपर जाएगा, तो आप प्राइवेट बैंक वाला ईटीएफ को खरीद सकते हो। अगर आपको लगे कि नहीं, शुगर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स वाला ईटीएफ कौन है, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं काफ़ी जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला ईटीएफ आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा।
देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है बीएसई वाला लगातार परफॉर्म किए जा रहा है, तो इसका ओरिएंटेड जो भी ईटीएफ्स है आप वहाँ पे लगाए होते तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होता। तो पर्टिकुलर जैसे मैंने बताया पर्टिकुलर सेक्टर का, पर्टिकुलर इंडेक्स का या गोल्ड का, जैसे समझ लीजिए कुछ दिन पहले मैंने गोल्ड वाला वीडियो जो एक्सप्लेन किया था कि गोल्ड ईटीएफ में भी आप लॉन्ग टर्म में गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कभी भी चाहे तो आप बेच सकते हैं। फिजिकल फॉर्मेट में जो जो डिसएडवांटेज है वो इधर नहीं आएगा। प्लस डिजिटल गोल्ड में जो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद लेना पड़ता है, तो वो लेने के लिए जो हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं वो लगना पड़ेगा। आफ्टर ऑल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज द बेस्ट पॉलिसी, बट फिर भी आप गोल्ड ईटीएफ को भी ट्राई कर सकते हो कभी भी। जैसे गोल्ड बीज आप देख सकते हो, ये देखिए आप गोल्ड बीज। तो मैं अगर गोल्ड बीज का जो चार्ट है इसके साथ गोल्ड का चार्ट ऐड कर दूं तो आपको दिखेगा कि सेम है। ये देखिए सेम लाइन। तो गोल्ड जैसे परफॉर्म करेगा ईटीएफ भी वैसे ही परफॉर्म करेगा, निफ्टी जैसे परफॉर्म करेगा ईटीएफ भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको ट्रेड कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगे। समझ लीजिए किसी ने निफ्टी जब 920 था 2002 में, तब 1 लाख रुपए का अगर ईटीएफ खरीद के रखा था, तो आज का 920 से 21 गुना, क्या बताऊं मैं, 25 टाइम्स हो गया है। तो आपका 1 लाख का 25 लाख बन जाता 20-22 साल में। हालांकि आपको ज्ञान नहीं है कि बैंक बढ़ेगा कि आईटी बढ़ेगा कब बढ़ेगा, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है। चलिए आगे वाले 20-25 साल में, मैं इधर बैठ के आज नहीं बता सकता कि आने वाले 20-25 साल में कौन सा सेक्टर बूम रहेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इंडिया जो पाथ में है, आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी 20-25 सालों में 1 लाख तक जा सकता है। तो मतलब यहाँ से 4 गुना जा सकता है। तो अगर मैं वो टाइम पीरियड में 4 गुना मतलब 400% रिटर्न से खुश हूँ, तो मैं अभी के अभी जितना मेरा कैपिटल है बैंक निफ्टी बीज में लगा सकता हूँ, चाहे तो उसके ऊपर एसआईपी कर सकता हूँ। तो ये है एडवांटेज ईटीएफ का। तो आपके पास नॉलेज नहीं भी हो, अगर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ऊपर भरोसा है, तो आप निफ्टी के ऊपर भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हो। कि मैंने 100 खरीद दिया, मेरे को जितना ना फ़ायदा हुआ उससे थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे फ़ायदा ग्रेजुअल रिटर्न मिलेगा, जो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसके लिए एक ईटीएफ बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे समझ लीजिए मैं अगर आप बैठ के समझ रहा हूँ कि निफ्टी फ्यूचर ले लेता हूँ, 21 मार्च तक निफ्टी फ्यूचर चला जाएगा 30,000, सॉरी 23,000 तक। तो जाहिर सी बात है 23,000 जाएगा मतलब यहाँ से 3% अप्रिसिएशन देगा। तो मैं वही चीज़ निफ्टी बीज में भी अप्लाई कर सकता हूँ कि मैंने कुछ पैसे का खरीद लिया 30%, लेकिन कम से कम वहाँ पे मार्जिन कॉल, फिर प्रीमियम डिस्काउंट, ये सब का झमेला नहीं रहेगा। हाँ वो सब जो है वहाँ पे, प्लस वहाँ पे एडवांटेजेस भी कुछ ज़्यादा है, वोलाटिलिटी भी है। तो ये सब ओवरऑल मिला के चीज़ है जो ईटीएफ को आपको समझाने का मैंने कोशिश किया। अगर आपको ठीक से समझा पाया तो बढ़िया है, अगर समझा नहीं पाया, कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको अनक्लियर लगा, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।